नमस्कार जी। हमारी कॉन्फेडरेशन का आज का प्रोग्राम है, ये पैरामिलिट्री सदस्यों की जो उचित मांगे हैं उसको गवर्नमेंट के सामने लाने के लिए किया गया है। ये ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन बनी है जो सभी CAPF की फोर्सेस हैं, 6 की 6 फोर्सेस, उनको इकट्ठा करके बनाया गया है ताकि जो उनकी कॉमन डिमांड्स हैं जो आज तक गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया है, जिसकी वजह से हमारे लोग, हमारी फैमिलीज़ जो हैं बॉर्डर पर काम करती हैं, जो घरों में हैं, जो परेशान रहती हैं, उनकी जो उचित डिमांड्स है वो गवर्नमेंट के सामने लाया जा सके ताकि उसका संवैधानिक हल ढूंढा जा सके। उस दायरे में रहते और संविधान के दायरे में रहते हम गवर्नमेंट को सचेत करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि लगातार आने वाले समय में काफ़ी समय से वो हम लोगों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे जो जवान हैं जो बॉर्डर पे भी काम करते हैं और उसके बाद जो फील्ड में आते हैं और उसके बाद जो रिटायर हो जाते हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है। उनकी उचित मांगों के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और उसको किस प्रकार से गवर्नमेंट के समक्ष पहुँचाया जाए और अपनी शक्ति को कैसे इकट्ठा किया जाए, क्योंकि लोकतंत्र में वोट की राजनीति है, हेड काउंट होता है। आज तक शायद इसीलिए गवर्नमेंट हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है क्योंकि हमारा हेड काउंट सामने उनके नहीं आया है। लेकिन अभी गवर्नमेंट को हम ये बता रहे हैं कि हम लोग कम से कम 20 से 25 लाख के बीच में सर्विंग और रिटायर लोग हैं और अगर उनको फैमिलीज भी मिला ली जाएं तो कम से कम 1 करोड़ से ऊपर हमारी संख्या बनती है। तो इतने लोगों के ऊपर अगर हम सरकार नज़रअंदाज करेगी तो स्वाभाविक है कि आने वाले समय पे वो भावी राजनीति और उसके ऊपर उसका असर पड़ेगा। तो हम गवर्नमेंट को ब्लैकमेल नहीं करना चाहते, संविधान के दायरे में रहकर समझाना चाहते हैं कि हम लोगों की जो उचित डिमांड्स हैं, जैसे कि कैंटीन फैसिलिटी, जब से GST लगा है कैंटीन फैसिलिटी ना के बराबर हो गई है, क्योंकि वैट हटने के बाद, GST लगने के बाद पूरा GST जो है हमारी कैंटीन पर लगता है। हमारे को बाज़ार के सामान जो है इन कैंटीनों को, जो नाम के लिए कैंटीन है लेकिन उसका जो सारा सामान है वो बाज़ार के भाव पे हमको मिलता है। दूसरा, बॉर्डर पर 2 सैनिक शहादत देते हैं, एक हमारी आर्मी का है, हम उसको सैल्यूट करते हैं, एक पैरामिलिट्री का है। पिछले 20 सालों का आंकड़ा अगर देखा जाए तो पैरामिलिट्री के जवानों ने ज़्यादा शहादत दी है क्योंकि वो पीस टाइम में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। लेकिन जब उनकी शहादत के बाद की कार्य प्रणाली का जो गवर्नमेंट का आता है, वो आर्मी वालों के लिए तो फुल सुविधाएँ मिलती हैं, उनके परिवारों को फुल सुविधाएँ मिलती हैं, लेकिन पैरामिलिट्री के जो जवान है जो शहादत देता है उसके और उसके परिवार की तरफ उसका सरकार का कोई ध्यान नहीं है, जो न्याय संगत नहीं है। इक्वल वर्क और इक्वल जो संविधान हमारे को देता है उसके ऊपर सरकार जो है वो कार्यान्वयन नहीं कर रही है। अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड है ही नहीं। पहले तो हम अर्धसैनिक नहीं हैं, हम सैनिक हैं, क्योंकि अर्ध का कोई मतलब रहता नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमको सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस कहा जाए, ना कि पैरामिलिट्री या CAPF, क्योंकि हम ना तो पुलिस हैं ना हम आर्मी हैं, लेकिन हम जो हैं हम दोनों के बीच में समन्वय का काम करते हैं। हम पीस टाइम में बॉर्डर की रक्षा भी कर रहे हैं, हम देश के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी में भी काम कर रहे हैं, ANO ड्यूटीज़, नेक्सलाइट्स की ड्यूटीज़ भी कर रहे हैं, UN मिशन में भी जा रहे हैं और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। सारे काम हमसे गवर्नमेंट लेती है और हमसे लेना भी चाहिए, हम उसी के लिए आए हैं और देश की सेवा के लिए आए हैं। लेकिन उसके अनुपात में जो हमको सुविधाएँ मिलनी चाहिए उसका हमारे ऊपर जो है गवर्नमेंट नज़र क्यों नहीं रख रही है और उसके लिए हमको वंचित क्यों किया जा रहा है, हमारे को और हमारे परिवारों को। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस दिशा में ध्यान दे, एक कमेटी बनाए और तमाम जो 6 की 6 पैरामिलिट्री हैं उनका कम से कम एक कॉमन ऑफिसर CDS के भांति बनाया जाए, ताकि सभी को एक रूल के अंदर 6 फोर्सेस, 6 फोर्स एक्ट, और एक अजीब स्थिति है इन पैरामिलिट्री फोर्सेस की, वो CCS रूल से भी गवर्न होते हैं और फोर्स एक्ट से भी गवर्न होते हैं और फोर्स एक्ट हर फोर्स के अलग अलग हैं, जबकि MHA के अंदर 6 की 6 पैरामिलिट्री जो फोर्सेज हैं उनको एक ही एक्ट में काम कर देना चाहिए, ताकि रूल्स की भ्रांति होने से जो लोग अपने जो जायज़ डिमांड हैं उनको जो अपने DGs के सामने रख पाएंगे तो वो रूल की उलझन में उलझ जाते हैं और उससे की वजह से वो कोई काम नहीं कर पाते। दूसरा, दूर दराज के इलाकों में जब एक सैनिक पेंशन ले लेता है और चला जाता है, वो दूर दराज के इलाके से कैसे आएगा, दिल्ली कैसे पहुँचेगा, अपनी जेन्युइन बात को DG तक अपने तक कैसे पहुँचाएगा, पेंशन का निवारण कैसे करेगा, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो नहीं कर पाता, जबकि सेना की तर्ज पर जो सैनिक कल्याण बोर्ड है वो उनका सभी काम करा देते हैं। लेकिन अर्धसैनिक ना तो कल्याण बोर्ड बने हैं, वार्प बना है वो दिल्ली में ही है और उसके ऑफिसर्स जो हैं वो क्योंकि नौकरीशुदा हैं इसलिए उनका कोई रिटायरीज के प्रति कोई ध्यान होता नहीं, क्योंकि उनकी
और ड्यूटीज़ बहुत होती हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो रिटायरीज़ के ऊपर ध्यान दें। इसलिए वार्ब में भी हम चाहते हैं कि हमारे जो पैरामिलिट्री के रिटायर्ड सदस्य हैं उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए ताकि वो उचित समय पर उनकी डिमांड्स रख सकें। दूसरा, नेशन वाइज और प्रदेश वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कल्याण बोर्ड का गठन होना चाहिए ताकि गरीब से गरीब आदमी जो रिटायरी और एडवांस्ड एज में जो कहीं आ नहीं पाता है वो अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाकर अपनी ग्रीवांस को अपने कल्याण बोर्ड के तहत वो गवर्नमेंट के समक्ष लाएगा और उससे क्या है उसका जो निवारण है वो गवर्नमेंट समय पर कर सकेगी। हजारों कल्याणकारी नीतियाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज तक निकाली हैं, लेकिन वो फाइल तक ही सीमित रह गई हैं। क्यों रह गई हैं? क्योंकि वो नीचे तक जहाँ तक उसकी सुविधा को पहुँचना है या जिसके लिए वो हैं वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाती, क्योंकि कोई सिस्टम ही नहीं है ऐसा। CGHS फैसिलिटी है ना के बराबर है। आप एक हिमाचल का छोटा सा उदाहरण देता हूँ। पूरी स्टेट में एक CGHS डिस्पेंसरी है जहाँ से अगर रिमोट से लोग आते हैं तो 2-2 दिन आने के लिए और जाने के लिए लग जाते हैं, 2 दिन दवाई की कलेक्शन के लिए लग जाते हैं, जहाँ पर उसका 5-7 हज़ार 10 हज़ार खर्चा एक बीमार आदमी का इसी काम में लग जाता है। यहाँ तो वो रास्ते में मरेगा और अगर नहीं मरेगा तो वो इतने पैसा लग जाएगा जो उसको CGHS का फ़ायदा नहीं रहेगा। तो इन चीज़ों की जो कमियाँ हैं ये सरकार के सम्मुख हमको लानी है ताकि ये छोटी छोटी बातें जो मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि सरकार हेड काउंट करती है शायद उसको हमारी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। ये उभरता हुआ एक सूर्य है और मेरा कहना है कि ये एक शहद का छत्ता भी है, शहद भी देता है, सारे काम भी करता है, लेकिन ऐसा नहीं करे सरकार कि ऐसे इनको मजबूर करे कि संगठन कुछ ऐसा काम करने पर आ जाएं क्योंकि 20 साल से कोई ध्यान नहीं है, जिससे कि सरकार को आगे आने में परेशानी हो। ये देशभक्त लोग हैं और देशभक्त की तरह ही रहना चाहते हैं और काम करते हैं। हर विपत्ति में ये रिटायरीज भी अब आगे आते हैं, हर सोसाइटी में, हर जिले में, हर जगह पर ये विपत्ति में लोगों का साथ देते हैं और हर प्रकार की जब डिमांड लोकल DC और वो करते हैं तो ये काम करते हैं। समाज से भी संस्थाओं से ये सब लोग जुड़े हैं और देशभक्त से ओतप्रोत हैं, लेकिन इनके बीच में जो विरोधाभास की भावना आ गई है और जो इन लोगों के कार्य प्रणाली के लिए और इनकी फैसिलिटीज़ के लिए जो ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इससे ये लोग जो बड़े अंदर से दुखी हैं, सबवर्सिव हैं। 2004 के बाद जो पेंशन बंद कर दी गई है, अब आप सोचिए कि सेना को तो पेंशन है और पैरामिलिट्री जो सेम ड्यूटी कर रही है उसको कोई पेंशन नहीं मिलेगी। अब आप बताइए कि जब वो रिटायरी आएगा तो वो क्या होगा, क्या करेगा वो अपने परिवार के साथ, क्योंकि जो लंप सम पैसा मिलेगा वो तो एक ही दिन में उसका खर्चा हो जाएगा। उसके बाद अगले महीने से वो रोटी पानी के लिए क्या करेगा। हम अभी रिटायर आए हैं तो हमको पता है कि हमारा पैसा तो चला गया, लेकिन अगले महीने अगर पेंशन नहीं मिलती तो शायद हम दर दर भटकते, उठ पटांग काम करते, कुछ गलत काम करते। ये कामों को भी हमको रोकना है, सरकार को ध्यान देना है कि ये लोग जो सारी ज़िंदगी देश की सेवा करके आए हैं, उनके शरीर में अब इतना ये दम नहीं है कि वो आकर कोई नौकरी करें या कोई सब्जी बेचें या कोई ऐसे काम करे जिससे कि वो अपने जीवनचर्या है उसको आगे के लिए बढ़ा सके। कहेंगे अभी आप देखिए कि दिल्ली में पूरे देश से लोगों का आने का क्या मतलब है। इतना पैसा खर्च करके आए, इनको कोई TA नहीं दे रहा, सब जेब से खर्च करके यहाँ तंग होकर इतने दिनों से चले हैं और इतने दिन इनको वापस आने के लगेंगे, क्योंकि सबके दिल में एक दर्द है कि हमारे पहचान नहीं है, हमारे को पता नहीं है। फौजी, मीडिया हमको फौजी कहता है और घर में हमको फौजी कहते हैं, फौजी हम हैं नहीं, सरकार कहती है आप फौजी नहीं, सिविल रूल्स के अंडर आप आते हैं। गृह मंत्री और दूसरे मंत्री, सरकार कई बार बोलती है 100 दिन की लीव देंगे, ये देंगे, वो देंगे, लेकिन एक आई वॉश करते हैं। जब रूल्स की बात आती है तो बता देते हैं कि तो हो नहीं सकता, बोल दिया था हो नहीं सकता। तो मतलब किस प्रकार का मजाक हमारे साथ किया जा रहा है, उस मजाक को दूर करने के लिए, ताकि आगे के लिए लोग सबवर्ट ना हो और देश के आंतरिक ढांचे में काम करते रहें और देश को की स्वाभिमान को अपने सिर पर जहाँ से आज तक उठाया है उसको जारी रखें। उस कार्य प्रणाली को जारी रखने के लिए देशभक्ति से ओतप्रोत होकर सभी अच्छे दिमाग के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ताकि वो ये चाहते हैं कि हम देश के अंदर अपनी जेन्युइन बातों को सही तरीके से सरकार तक रख सकें, जिससे सरकार उन सही डिमांडों को समय रहते मांग सके, ताकि हमारे बीच में कोई ऐसे एलिमेंट ना घुस जाएं जो हमारे को किसी और गलत रास्ते हमारे किसी साथी को ले जाएं, जिससे हमारे को, हमारी संस्थाओं को, हमारे देश के स्वाभिमान को धक्का लगे। तो उन चीज़ों को, जायज़ डिमांडों को मनवाने के लिए, सरकार के सामने रखने के लिए हमने गृह मंत्री जी से और सबसे रिक्वेस्ट की थी। अब अफसोस है कि उनके पास, किसी के पास इतना समय नहीं है कि हमारे बीच में आएँ,
लेकिन हम फिर भी मीडिया के माध्यम से आग्रह करेंगे उनको कि एक चिंगारी निकली है, उस चिंगारी को आगे बढ़ने से पहले ही दबा दिया जाए और उस उचित मांगों को, हम अनुचित कुछ नहीं कह रहे हैं, अगर कुछ अनुचित होगा तो हमें समझाया जाए कि ये अनुचित है, अगर अनुचित नहीं है तो उसको मान लिया जाए। तो संविधान के दायरे में इन सारी डिमांडों को माना जाए। और इतने लोग तमिलनाडु से आए हैं, गोवा से आए हैं, आंध्र प्रदेश से आए हैं, यहाँ सिक्किम से आए हैं, दुनिया भर से यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं, सिर्फ इसीलिए वो दर्द लेके अपने इलाकों के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आए हैं। और हमने ये कॉन्फ्रेंस रखी है, ना कि हमने कोई रैली की है, हम कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं बोल रहे हैं। कॉन्फ्रेंस का मतलब है कि मंथन किया जाए कि हमारे बीच में, हमारे सिस्टम में क्या कमियां हैं, हम उनको कैसे दूर कर सकते हैं। तो उस मंथन के लिए हम यहाँ आए हैं, सबके विचार सुन रहे हैं। और जो माननीय एमपीज हमारे बीच में आए थे, हमने उनको भी अपने मांग पत्र दिए हैं और उनको बता दिया गया है। आगे देखते हैं, सरकार पिछले समय की तरह जैसे कि हमारे को आश्वासन देती आई है, आगे भी आश्वासन दे से काम चलाती है, या वो चाहती है कि कोई मूलभूत और ठोस परिणाम निकले ताकि सब की जो जायज़ डिमांड है वो शांत की जा सके और ताकि लोग अपने जीवन यापन को अच्छे तरह से कर सकें। पोस्ट रिटायरमेंट जीवन यापन फौजी का, एक एक्स पैरामिलिट्री का सबसे कठिन है, क्योंकि वो देश का एक रक्त की भांति है। कभी ड्यूटी उसकी कश्मीर है, कभी कन्याकुमारी है, एक जगह पर एक यूनिट को कभी रहने नहीं दिया जाता लगातार, उसको हमेशा भागना है। आर्मी की यूनिट फिर भी एक जगह पर रहती हैं, पुलिस की यूनिट अपनी स्टेट में रहती है, उनको इंटर स्टेट जाना नहीं पड़ता। लेकिन एक शरीर में रक्त की भांति हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस घूमती हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इधर कट लग गया, कभी उधर कट लग गया, लेकिन इतने भी कट शरीर पे लगे उसका वो परवाह नहीं करती है। जब इतना कुछ करने के लिए सीएपीएफ के जवान, जो सो कॉल्ड सीएपीएफ नाम दिया है, पहले पैरामिलिट्री फोर्सेस था, अब सीएपीएफ है, अब आगे नाम जाने क्या सरकार चाहती है, नाम ही बदलते रहती है। 70 साल में जिसका नामकरण नहीं हुआ, आप सोचिए कि सरकार कितनी गंभीर है हमारे बारे में। तो गंभीरता है ही नहीं, आश्वासन पे आश्वासन है। पिछले 30 साल से लोग रिटायर हो रहे हैं, तो आश्वासनों के सिवाय कोई काम नहीं हो रहा। तो मीडिया के माध्यम से मैं सरकार के समक्ष ये बातें लाना चाहूँगा कि वो कृपा करके ये जो ज्वलंत छोटी छोटी बातें हैं, इनके ऊपर ध्यान दें, ताकि जो है हमारे साथी अपना जीवन यापन करके रिटायरमेंट के बाद, पोस्ट रिटायरमेंट के बाद जी सकें। 2004 का जो रिटायरी है, जो 2024 में पहला बैच आएगा, आप बताइए वो कहाँ जाएगा? उसके पास पेंशन नहीं होगी, उसके पास जाने को रास्ता नहीं होगा। कभी कहते हैं कि आप 60 साल की नौकरी करते हैं इसलिए आपको सेना की तर्ज पे कुछ नहीं मिलेगा। अरे हम कंपेयर नहीं करते हैं, हमको किसी से कंपेयर नहीं करना है। जवाब हमारे पास हर चीज़ का है, हमको कोई कंपैरिजन नहीं लेना। लेकिन हमारी जो जायज़ चीज़ें हैं, आप बैठिए, बात कीजिए, उसके बाद आप हमको समझाइए, हम आपको समझाएंगे। जो ठीक बात है वो सामने आएगी, आप उसका अनुकरण कीजिए। जय हिंद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।